इससे पहले हम लोग क्या देखें कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होना है तो उसके लिए आपको निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, है ना सर। कह रहा है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जो कि आर्टिकल कितना में है, 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और ये कौन सा आर्टिकल में है, तो 55। अभी हम लोग 52 से 55 तक देख चुके हैं, तो 52 में, राष्ट्रपति का कार्य 53 में है, निर्वाचन मंडल 54 में है, निर्वाचन की प्रणाली मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये 55 में, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में राष्ट्रपति के कार्यपाल का शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और 55 में राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वो 55 में है। कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवादों का निपटारा वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। मतलब जैसे अभी हो गया निर्वाचन, बाद में को कर दिया कंप्लेन और निर्वाचन अवैध घोषित हो गया कि आप अवैध मतलब निर्वाचन था वो, तो उसके द्वारा बहुत सा फैसला भी लिया गया होगा। जैसे अभी हुआ, मान के चलिए इतना फैसला द्रौपदी मुर्मू ले लिए, अब कह दे कि निर्वाचन अवैध है तो कितना फैसला ले लिए। बात तो सही बोल रहा है, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होंगे। मतलब कि आप पहले मतलब कि चुन लिए हमारा, आप कुछ दिन तक काम कर लिए, आप फिर कहते हैं हम तो अवैध हैं, मेरे द्वारा काम किया गया तो अवैध नहीं होगा, वही बात कर रहे हैं। अगला है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। कहता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितनी प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, यानी मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों को एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेता है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। ये बहुत मनी फालतू लिखा, देखिए नोट पॉइंट देखिए खाली। कहता है कि भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप से अपनाया है। कहता है जो भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है वो अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ किसके लिए सीमित रूप से अपनाया है। काहे कि अप्रत्यक्ष किस में होता है, जैसे हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही तो गुण है अप्रत्यक्ष। काहे कि इसमें संसद और विधानसभा के लोग भाग लेता है, हम लोग तो भाग लेते हैं ना डायरेक्ट रूप से, तो अप्रत्यक्ष हो गया। कहता है कि हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए, देखिए कह रहा है कि इसमें हमारा संविधान जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य के विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं जो अपनाया गया। तो आपसे कहेगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का चुनाव कहाँ कहाँ होता है, तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा और चौथा विधान परिषद, ठीक न। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का चुनाव कहाँ कहाँ होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद और राज्यसभा, ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा, है न। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण
नहीं कर लेता। ये कौन सा आर्टिकल में है? 56 में है। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कहेगा तो कैमा में है? 56 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा आर्टिकल में है? 56 में। कहता अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन करता है। यानी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में? 57। तो टोटल आर्टिकल हो गया 57 तक। पहला कौन था? 52 में कुछ ही था। राष्ट्रपति का पद 52 में, ठीक है। राष्ट्र अनुच्छेद 53 में क्या था? राष्ट्रपति के कार्यपाल का शक्ति 53 में है। आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 हाँ अथी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहेगा 54 में। 55 में कहेगा तो हाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति मतलब कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, वही 55 में है। 56 में कहेगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है, मतलब शपथ से हाँ 5 साल तक रहेगा। और 57 में कहेगा तो पुनः निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन होगा। मतलब 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपाल का शक्ति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 में कहेगा तो उसका मतलब पद्धति, 55 में पद्धति की हाँ एकल संक्रमणीय मत पद्धति, 56 में कहेगा उसका कार्यकाल और 57 में कहेगा तो दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। और कहेगा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का जो चुनाव होता है वो कहाँ कहाँ होता है? राज्यसभा में, विधान परिषद में, राष्ट्रपति पास, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। जैसे विधान परिषद हो गया हाँ राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद कौन हो गया? राज्य का विधान परिषद और फिर हो गया राज्यसभा। काहे कि राज्यसभा में विधान परिषद विधानसभा मतलब कि राज्यसभा में विधान परिषद विधानसभा दोनों भाग लेता है राज्यसभा में हाँ चुनाव के लिए कि खाली विधानसभा भाग लेता है? विधानसभा खाली विधान परिषद हमारी तो यदुवंशी कि राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है? राज्य की विधानसभा या विधान परिषद दोनों कि खाली कोई एगो? आइए तब तक देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ। शपथ कहेगा तो 60 में है ना। कहता है कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। कह रहा है कि राष्ट्रपति का शपथ कितना में है? 60 में है। तो राष्ट्रपति पद धारण से पूर्व क्या करेगा? एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा अगर उनकी हाँ तो विधानसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, विधान परिषद नहीं भाग लेता, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति का शपथ कितना में है? 60 में। कह रहा है कि पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो आपसे सिर्फ पूछेगा कि राष्ट्रपति का शपथ का अनुच्छेद कौन सा है? 60 में। आप कह रहा है कि नोट पॉइंट देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। कहता है 77 के 1 में कह रहा है कि भारत सरकार का जितने भी कार्य जो होता है न वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है न। लेकिन 77 के 3 में कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अच्छा फिर से 77 के 1 में कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई जाएगी, मतलब राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा 77 के 1 में। फिर कह रहा है 77 के 3 में कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब कि अच्छे तरीक़ा से काम करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा न कि मंत्रियों के कार्य का आवंटन भी कर देगा, कौन मंत्री का क्या कार्य है कौन नहीं क्या कार्य है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति
हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति है। तो पहले आया राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आया कौन, राधा कृष्णन, फिर आया जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। तो पहले से पहले कौन आया, राजेंद्र प्रसाद, दूसरा राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, तीसरा जाकिर हुसैन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पाँचवा फखरुद्दीन अली अहमद, पाँचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जैल सिंह, आठवां R वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, इसके बाद APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। 15 हो जाता। तो पहला कौन हो गया, राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कौन हो गया, राधा कृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पाँचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जैल सिंह, आठवां वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर हो गया शंकर दयाल शर्मा के बाद ये KR नारायण, तब अब्दुल कलाम आज़ाद, फिर इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, गोविंद और द्रौपदी मुर्मू। अब थोड़ा सा इसमें कार्यकाल देख लेना है कि राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल है 1950 से 62, यानी लगभग 12 साल ना, 1950 से 62। इसके बाद है मतलब 2 बार बनने वाले एक ही राष्ट्रपति है अभी तक, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हो गए राधा कृष्णन 62 से 67, फिर जाकिर हुसैन 67 से 69। अब प्रथम मुस्लिम कहेगा ना कि राष्ट्रपति कौन बना, तो जाकिर हुसैन का, तो 67 से 69 हो जाएगा जाकिर हुसैन। इसके बाद हो जाएगा बीबी गिरी, भी देखिए 5 साल रहा, और खाली जाकिर हुसैन कितना रहा, 2 साल, 67 से 69। फिर बीबी गिरी 69 से 74। फखरुद्दीन अली अहमद, देखिए फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, मतलब मात्र 3 साल, और इसके बाद सब 5 साल है। तो यही खाली 2 को देखना कि जाकिर हुसैन पूरा कार्यकाल नहीं किया है, यानी 67 से 69, और इसके बाद कहेगा फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी पूरा कार्यकाल नहीं किया है, 74 से 77। ठीक है, आगे कहता है कि हाँ, स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, जो कि कब पैदा हुई है, 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को, स्वतंत्रता के बाद 47 में स्वतंत्र, 1958 में जन्मी है। नोट पॉइंट में लिखिए, देखिए कहता है कि बीबी गिरी, जो कि बीबी गिरी का माह है, चौथा, कहता है बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, अच्छा पहला देखिए बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं ये सब। ठीक है, पूछेगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, तो पहला हो जाएगा बीबी गिरी, दूसरा हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला, और तीसरा हो जाएगा BD जत्ती। कहेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन कार्य किए हैं, तो बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और मोहम्मद हिदायतुल्ला, यार एगो फखरुद्दीन अली अहमद उपराष्ट्रपति हुआ है, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, और तीसरा कौन है, BD जत्ती। बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और BD जत्ती, ये तीनों को है, बस ये खाली पूछेगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन कार्य किया है, बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला, BD जत्ती। आगे आइए, कहता है कि अच्छा राष्ट्रपति का अनुच्छेद टोटल बोलिएगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्यपाल का शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये मतलब एकल संक्रमणीय मत पत्ती होगा। अच्छा राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक होना चाहिए, 50-50, मतलब 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। एक मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए, मतलब राष्ट्रपति भारत में कितना बार बन सकते हैं, अनेकों बार बन सकते। अच्छा राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ये जरूरी है कि नहीं, नहीं जरूरी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके बाद कह रहा है कि 55 में क्या है,
प्रणाली, निर्वाचन की प्रणाली मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। 56 में उसका कार्यकाल है, मतलब 5 वर्ष तक, शपथ के बाद 5 वर्ष तक रहेगा ना। और 57 में कहेगा तो पुनर्निर्वाचन, और 58 में कहेगा तो उसकी योग्यता कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होना चाहिए, और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भारत की, हाँ नहीं लिखा हुआ। आगे कि राष्ट्रपति के निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति 5 साल अगर काम नहीं करेगी तो उससे पहले भी त्याग कर सकता है अपने पद को। पहला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को संबोधन, कहता है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा, मतलब राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र कैसे कैसे कर सकता है। तो पहला है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा, यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देगा। 56 के 2 में कह रहा। अभी ये कौन था, जगदीप धनखड़, तो ऐसे त्याग पत्र द्वारा दिए ना उपराष्ट्रपति से। तो ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति कोई देगा त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, और यह त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ये अनुच्छेद कौन सा है, 56 के 2, 56 के 2 में ही कहा गया। कहता महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया, ये कौन सा अनुच्छेद में है, 61 में है। कहता महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि 61 के 1 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण, कि राष्ट्रपति जी संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति किन दशाओं में मतलब कि अपने पद को त्याग कर सकता है। पहला तो हो गया कि वो मतलब त्याग पत्र देके उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, और उसका जो सूचना वो लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाएगा, ये 56 के 2 में कहा गया। दूसरा कह रहा है कि उस पर महाभियोग ला सकते हैं, और महाभियोग लाने का सिर्फ एक ही तरीका होना चाहिए, वह संविधान का अतिक्रमण। ठीक नहीं, और ये क्या में कहा गया, तो 61 के 1 में, 61 के 1 में कहा गया कि संविधान का अतिक्रमण, लेकिन 61 में महाभियोग है राष्ट्रपति के ना। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 61 में है। लाइए तो राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। कह रहा है कि देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हम लोग पढ़े नहीं कि संविधान के अतिक्रमण के खातिर हम लोग महाभियोग लाते हैं, और ये महाभियोग कहाँ से शुरू होगा, तो संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, कहीं से भी शुरू हो। तो वही कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी मतलब किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित, पूछ देता हुआ ऑप्शन में कि कौन सा सूचना होना चाहिए, तो लिखित सूचना के आधार पर होता, ठीक है ना। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। ठीक है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। करा इसके बाद है कि संसद के उस सदन जिनमें पढ़ाव जा लेता है, ठीक हो, कह रहा है कि थोड़े सा पढ़ो, कह रहा है कि कितना बजे टाइम बंद कर जी।